का जो अपना टॉपिक है दैट इज द मैटर। ये चैप्टर 1 हम लोग करने वाले हैं आज। तो देखो जरा सा, मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग, कुछ भी, कुछ मतलब कुछ भी जो आप सोच सकते हो, जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जो अपने सेंस ऑर्गन से हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो कुछ भी आ गया। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन क्या आएगा? डेफिनेशन फिर यही लिखेंगे, एनीथिंग। एनीथिंग बहुत सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करना, बहुत आराम रहेगा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास, स्पेस and can be sensed by our sense organ is called matter। तो मतलब ऐसा कुछ भी जो स्पेस भी लेता हो, जिसके पास मास भी हो और जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, ऐसे किसी भी चीज को आप क्या बोलोगे? मैटर। हमने देखो यहाँ पे एडिशनल आपके बुक में लिखा हुआ क्या? दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस, बस यही तक लिखा हुआ है। हमने इसमें एडिशनल थोड़ा सा लिख दिया है, कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, ये लिखिएगा। अब अगर आपसे बोलता है क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर देखो, आप डेफिनेशन हमेशा कुछ इस तरह से लिखो कि इसके बाद आपको डिफरेंसेस पढ़ना हो या इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना हो या इसके क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना हो, तो इन सारे चीजों को आपके डेफिनेशन से वो सारा का सारा मिल जाए, तभी आप साइंस में सक्सीड कर पाओगे। क्योंकि देखो बहुत टफ हो जाता है आपके पास। अभी तो चलो पतला पतला बुक है, छोटा छोटा टॉपिक है, अभी जितने आप टॉपिक पढ़ रहे हो आगे जाके वो सारा का सारा आपके पास चैप्टर है। तो अगर आपको आगे साइंस पढ़ना है, साइंस में अच्छा करना है, तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को, और समझ के फिर आप चीजों को समराइज करना होगा और इस तरह से लिखना होगा कि आपके पास चीजें इतना कॉम्पैक्ट वे में आए ना, इतने से इतना बड़ा सा चीज है, इतना लेंदी चीजें छोटे छोटे टर्म में आज आपके पास आ जाए और आप आराम से उसको क्लैरिफाई कर सको। अब आपसे बोलता है क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, तो आप पहला आप यहां पे लिख चुके हो, मैटर क्या था? ऑक्यूपाइज मास, तो क्या लिखते हैं? हैज मास, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, आप स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, हमने डेफिनेशन में ही लिख रखा है, तो आप क्या लिखेंगे? ऑक्यूपाइज स्पेस। तीसरा बात और क्या होता है? कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, तो ये आपके पास क्या होता है? कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। तो ये जो आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। और कैरेक्टरिस्टिक कहां से मिला? कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जो डेफिनेशन लिख रखा था उसी डेफिनेशन से आपके पास जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब देखिए मैटर जो है, मैटर क्या आप कैसा होता है? तो मैटर देखिए अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसके अलग अलग फॉर्म को आपको बताते हैं किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मैटर। तो मैटर को अगर आप क्लासिफाई करोगे तो मैटर आप 3 स्टेट में पढ़ोगे। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड। तीसरा आप बात करो क्या? गैस की। तो अब बात करो क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस खत्म, आपको पढ़ना बस इतना ही। एक और आता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट देखो बोस आइंस्टीन ने मिलकर उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट आपको अभी पढ़ना नहीं है, तो आपको ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। लेकिन देखो थोड़ा सा रुकते हैं, अगर इन 3 स्टेट ऑफ मैटर को हमको पढ़ना है तो मैटर किन चीजों से कंपोज्ड हुआ है हमको उसके बारे में बात करनी है। मैटर देखो 2 चीजों से कंपोज्ड हुआ है, या तो आप इसको बोल लो एटम, छोटे छोटे पार्टिकल से एटम, या इसको बोल लो मॉलिक्यूल। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मेरा मैटर क्या हुआ है? बना हुआ है। और इन छोटे पार्टिकल्स का क्या पोजीशन होगा, क्या मोशन होगा, इनका इंटैक्टनेस कैसा रहेगा, ये वॉल्यूम कैसा क्रिएट करेंगे, मास कैसा होगा, इसके वजह से इन सारे चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब मैटर के अंदर जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, उनका इंपैक्ट है, उनके कारण जो बिहेवियर चेंज होता है, उन चीजों को हम पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको 2 वर्ड दिया गया है। पहला वर्ड है क्या? एटम, और दूसरा वर्ड क्या है? मॉलिक्यूल। इन दोनों वर्ड को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो एक वीडियो एटम के बारे में ही, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम दिया हुआ है, आप वहां से भी इसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो। बस हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। एटम
देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, अब आप पूछोगे एलिमेंट क्या है, बताते हैं अभी एलिमेंट भी। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या तो आप क्या बोलते हो, तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री होके रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, एटम। डेफिनेशन में लिख देता हूं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट that may or may not, that may or may not exist freely, but take part in a chemical reaction, but take part in a chemical reaction, in a chemical reaction is called atom। तो देखो एटम के बारे में आपको पता चल गया कि एटम का डेफिनेशन क्या है। अब देखो यहां से अगर हमको फिर बोलता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम या व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गैदर फ्रॉम द, क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ एन एटम। तो यहां एटम से, एटम के डेफिनेशन से एटम के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो सारा जानकारी आपने क्या किया, एटम के डेफिनेशन में लिख दिया। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेम डेफिनेशन को ही आप क्या करो, मेमोराइज कर लो या समझ लो। समझ गए, क्या क्या समझे आपने? पहला बात ये समझा कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का। पहले बात, अगर मैं पॉइंट वाइज इसको लिखने की कोशिश करूं तो आपने बोला क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, ऑफ एन एलिमेंट। दूसरी बात अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। देखो ये बात अच्छी तरह से, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्री होके रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। आप लिख दे क्या, मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। अब इसके बारे में देखो वीडियो में आपको दे दिया गया बेसिक कंसेप्ट, वहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये फ्रीली होके कब रहेगा, फ्री होके कब रहना है। देखो अगर ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल ऑफ एन क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो क्या होता है, मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करता है। मोनो एटॉमिक मतलब क्या, आप सिंपली इसको और भी थोड़ा सा कन्वीनियंट वे में समझने की कोशिश करोगे, जितने भी आपके पास क्या होता है, मींस मेटल है, जितने भी मेटल एटम होंगे वो सारे के सारे क्या होगा, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैं समझाऊं, सोडियम ये मोनो एटॉमिक होता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। पोटेशियम ये मोनो एटॉमिक होता है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। आप बात करो कैल्शियम, मोनो एटॉमिक, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। एल्यूमिनियम, मतलब इस तरह के ढेर सारे एग्जांपल आपके पास है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक, जो कैसे होता है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। मे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मे। अच्छा, मे नोट वाली बात कब होगी, इफ इट इज क्या हो जाएगा, मींस स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे सपोज करो क्या, नॉन मेटल क्लोरीन, अब ये क्या होगा, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लोरीन के दो एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों आपस में तुरंत कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके फिर क्या बना देंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर आप बात करो हाइड्रोजन की, ये भी क्या होगा, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप बात करोगे नाइट्रोजन की, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एटम के बारे में आप समझ चुके हो, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था हमने दे दिया, डिटेल के लिए आपको बता ही दिया गया, वीडियो है। अब देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब ये एलिमेंट का भी पार्टिकल हो सकता है, ये कंपाउंड का भी पार्टिकल हो सकता है। तो आप इसको अगर डेफिनेशन वाइज लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप डेफिनेशन में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एलिमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, देखो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that exist freely and possess all characteristics of matter। तो मतलब एक मैटर का मतलब एलिमेंट का भी हो सकता है, ये कंपाउंड का भी हो सकता है। तो उसका पार्टिकल्स जो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा और जिसके अंदर उस मैटर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक होगी, इवन छोटा सा पार्टिकल हो उसके अंदर भी, तो उसको आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स। यहां से देखो आप डिफरेंस की बात कर सकते हो। जैसे देखो आप डेफिनेशन लिखने के बाद अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब डेफिनेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, डिफरेंसेज आ गया।
इतने में ही काम खत्म हो गया। तो ये कॉम्पैक्टनेस आपको सीखना होगा। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, लिखता हूं ना, मैं सिर्फ समझाता हूं। डिफरेंस में आपने क्या बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो यहां से अगर आप दो कॉलम बनाते हो एटम और मॉलिक्यूल्स का, लिख ही देता हूं मॉलिक्यूल्स का, तो आपने पहला क्या बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसका, लिखता नहीं एलिमेंट का, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, ये आपने बोला क्या, एलिमेंट। और ये किसका, मैटर का। मतलब क्या, एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों की बात कर रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड। दूसरा बात करें क्या, ये फ्री होके रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। मतलब आप मे एंड मे नॉट की बात कर रहे हो, मे नॉट की बात कर रहे हो, और यहां अगर बात करो तो आप क्या बोलोगे, ये फ्री होके रहेगा, फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात करोगे अगर, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो मैं डेफिनेशन में ही लिख दिया हूं, डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहां आप लिख सकते हो क्या, टेक पार्ट इन ए केमिकल, पूरा लिख लेना, इन ए केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स ना, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पहले ब्रेक होगा, टूटेगा, टूटकर पहले एटॉमिक फॉर्म को क्या करेगा, अटेन करेगा, और एटॉमिक फॉर्म को अटेन करने के बाद फिर ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट होगा। तो ये आप डिफरेंसेस भी आ गया। तो देखो डेफिनेशन अगर आप सही लिखते हो, चीजों को सही से समझते हो ना, तो एक बार में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखो जरा सा, अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में, और उसके बाद ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो जरा सा, हम लोग मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर समझने वाले हैं। क्या क्या पोस्टुलेट्स है, पहला, जितने भी मैटर है वो छोटे पार्टिकल्स, एकदम टाइनीस्ट पार्टिकल्स। सपोज करो अगर इतना बड़ा अगर आपके पास कोई स्टोन रखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, इतने छोटे छोटे। ऐसा मैं जरा सा बड़ा कर दिया हूं, इससे भी छोटा, मतलब कैसा होता है, नेकेड आई से इनविजिबल है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस पार्टिकल को एक प्रॉपर नेम दे दिया गया है, क्या, एटम और मॉलिक्यूल। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इन फ्लूइड स्टेट। फ्लूइड स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पे मॉलिक्यूल्स मूवेबल हो, जैसे आप लिक्विड या गैस की बात करते हैं। तो इन फ्लूइड स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब मैं समझाता हूं। देखो जनरली जितने भी आप मोशन पढ़ोगे, मोशन क्या होता है, मोशन आर ऑलवेज प्रोजेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेकर हम मोशन की बात करते हैं, और कुछ मोशन ऐसा होता है जिसको हम रैंडम या जिगजैग, क्या बोलते हैं आप, जिगजैग मोशन आपकी बात करते हो। तो जिगजैग मोशन कैसे होता है, सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स कभी क्या करेगा, इस तरफ गया, कभी हो सकता है इस तरफ गया, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, या सपोज करो एक मॉलिक्यूल्स मेरा यहां से मूव करना स्टार्ट किया, यहां गया, हो सकता है दूसरे वक्त क्या होता है, यहां आ सकता है, तीसरे वक्त यहां, चौथे वक्त यहां। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मॉस्किटो का मोशन, मॉस्किटो क्या फिक्स्ड है, किस तरफ जाना है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। तो इस तरह के मोशन को आप क्या बोलते हो, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एटम जो होते हैं मैटर के अंदर, वो हमेशा ही रैंडम मोशन में होता है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मींस फ्लूइड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। फ्लूइड का मतलब क्या बताते हो आप, देखो फ्लूइड का मतलब है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मूवेबल हो, जो मूव करता है, मतलब अब लिक्विड या गैस की बात करते हो, सॉलिड इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो वहां पे आप बात करते हो क्या, देखो आप इसके अंदर आप बता रहे हो क्या, मॉलिक्यूल्स जो है ये कैसे है, कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। तो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होने के कारण क्या होगा, देखो मोशन है, तो मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल हो तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन तो याद होगा आपको, मींस एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो मॉलिक्यूल्स में तो मेरा क्या है, मोशन में है, तो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको बताएगा कि इसकी टेम्परेचर कितनी होगी या इसका क्या हो जाएगा, इस हीट कितना होगा, उसी से आप डिराइव करते हो, वहीं से आपको डेफिनेशन देता है। आप एक फिर तुरंत बोलोगे सर टेम्परेचर का डेफिनेशन तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था या हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो पढ़ाया गया हम लोगों को, वो बताया गया है क्या, मींस डिग्री ऑफ, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना। तो इसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेचर। और हीट का डेफिनेशन पढ़े हो आप क्या, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंस ऑफ विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ और कोल्ड। तो ये डेफिनेशन अभी तक आपने पढ़ा था। तो बोलोगे कि अब काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से क्या डेफिनेशन होता है, हाँ बिल्कुल।
असली अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो असली डेफिनेशन काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि आपको यही पढ़ना पड़ता है। तो देखो यहां से होना क्या है, अब हीट का डेफिनेशन एंड टेम्परेचर का डेफिनेशन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर और हीट या हीट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर। तो देखो जरा सा टेम्परेचर और दूसरा क्या होता है, हीट। तो हीट का और टेम्परेचर का क्या लिखोगे, हीट। सम टोटल, क्या बोलते हो आप, सम टोटल, सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ, रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो देखो किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण जो टोटल एनर्जी पोज होगा, उस टोटल एनर्जी को, टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या बताओगे, हीट बताओगे। अब आता है क्या टेम्परेचर, फिर कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो जब सम टोटल की बात कर रहे थे तो आप किसकी बात कर रहे हो, हीट की बात कर रहे हो, लेकिन फिर इसी डेफिनेशन को बाकी पार्ट को हम सेम रखेंगे, बस एक दो वर्ड चेंज करेंगे, आपका टेम्परेचर का डेफिनेशन आ गया है। शुरुआत में ही आपको समझाया था कि जब भी आप पढ़ो साइंस को कुछ इस तरह से और इस तरह से अपने लैंग्वेज में और इसको कॉम्पैक्ट कर लो, ताकि आपको इतना बड़ा भी चीज क्या होगा, इतना सा छोटा हो जाए। तो देखो टेम्परेचर का आप क्या समझाओगे, तो आप लिखोगे एवरेज, क्या लिखोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक, और इसके बाद से सब कुछ यहां से लिखोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इट्स टेम्परेचर। तो ये समझना आपको ना काफी जरूरी हो जाता है। अब देखो जरा सा काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कितना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो मॉलिक्यूल्स की बात कर ले, यहां हम बात करते हैं लिक्विड, क्योंकि सिर्फ फ्लूइड के अंदर होगा। सॉलिड के अंदर क्या होता है, लीस्ट, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो ये लिक्विड, और ये हम बात कर लेते हैं किसकी, गैस की। देखो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अभी समझाएंगे इसके बारे में। तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होगा इन कंपैरिजन टू द लिक्विड, ये एक डिस्टेंस पे होगा, काफी दूर दूर होगा। अब जितने मॉलिक्यूल्स जितने दूर दूर होंगे उनके मूवमेंट के लिए उतना ज्यादा स्पेस होगा और वो उतना ज्यादा तेजी से मूव कर पाएंगे, और जो जितना तेजी से मूव करेगा उसके अंदर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मतलब लिक्विड के अंदर अगर आप बात करो तो लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है ये कम होगा, किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक एनर्जी किसकी, लिक्विड की बात करें, इन कंपैरिजन टू द क्या हो जाएगा, गैसेस। तो गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट, लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम, और सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, लिस्ट होगा। क्यों लिस्ट होगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, मींस कॉम्पैक्ट होता है, एक दूसरे के से एकदम बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड होता है, तो मूवमेंट हो नहीं रही है। तो मूवमेंट अगर नहीं हो रही है तो मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी लिस्ट। अब बोलोगे लिस्ट जीरो क्यों नहीं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे लिटिल वाइब्रेट करते हैं। तो अपने पोजीशन पे अगर वाइब्रेट करते हैं तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगा, जिसको हम लोग निग्लेजिबल बोलते हैं। फिर बात करें क्या, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल स्लाइटली मूवेबल है, तो स्लाइटली मूवेबल होने के कारण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ऑलवेज एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स। देखो दूध, आप फोर्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर की अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा ये फोर्स दो तरह का होगा, ये फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, या फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन इसको बोलते हैं। तो समझ लो जरा सा, मॉलिक्यूल्स मतलब आप समझ में आ गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पकड़ कर रखते हैं एक दूसरे को, ग्रैब करके रखते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, पुल करते रहते हैं अपने तरफ। अब देखो जरा सा, इस फोर्स को हम दो कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, या इट मींस कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। देखो जरा सा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। लिख देता हूं मैं जरा सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन molecules of same kind
काइंड इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और दूसरा आपके पास आ रहा है एक एडहेसिव फोर्स, तो इसको फिर हम लिखेंगे नहीं, आप समझ जाओगे यहां से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहां क्या लिखे थे, सेम काइंड, बोलते क्या, डिफरेंट काइंड, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं समझाता हूं, अगर आप बता रहे हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2, तो ये किससे मिलकर बना है, O एंड O, दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, तो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा कैसा, कोहेसिव फोर्स। अगर आप बात करो H2 की बात कर रहे हो, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी क्या होगा, कोहेसिव फोर्स। अब बात करते हैं क्या, एडहेसिव फोर्स की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी क्या हो जाएगा, सेम काइंड, यहां क्या हो जाएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। सपोज करो जरा सा NaCl एटम या मॉलिक्यूल्स की बात करें, NaCl, ये देखो दो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ, एक है सोडियम और दूसरा है क्या, क्लोरीन। अब इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स। H2O की बात करो जरा सा, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा, इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, एडहेसिव फोर्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का 4 पॉइंट, लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड आता है, क्या फोर्स से बात करें, एक और वर्ड आ गया जिस वर्ड को समझना जरूरी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपने क्या बोला, डेफिनेशन क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या फोर्स विथ विच मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लिख देता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, शुरुआत है आप लोगों का। तो आप क्या बोलते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स विथ विच मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपके पास डेफिनेशन भी आ गया, तो ये पॉइंट अब कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। अब एक लास्ट पॉइंट मींस क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो लास्ट पॉइंट है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंडा है। फोर्स एंड डिस्टेंस यही सारा डिसाइड करता है कि अपना जो सब्सटेंस है किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट होगी या लिक्विड स्टेट होगी या गैसेस स्टेट होगी, ये कंप्लीटली डिसाइड होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात कर लो, डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अच्छा अब देखो जरा सा, डिस्टेंस में ऐसा क्या है, तो देखो डिस्टेंस एंड फोर्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सेटिस्फाइड करते हैं। कैसे सेटिस्फाइड करते हैं जरा सा मैं समझाता हूं। तो देखो फोर्स एंड डिस्टेंस बोथ आर क्या होता है, इनवर्सली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इफ F is the force and R is the distance between the two particle, they are inversely proportional to each other। और ये किसके अकॉर्डिंग, ये न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ, अगर आप बात करोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9 में मेरा वीडियो आएगा, वहां पे आप देखते रहोगे, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल हैविंग अ पर्टिकुलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर बहुत इजी वे में इसको समझना चाहें तो कैसा होगा, सपोज करो मेरे पास दो पार्टिकल है, ये A और B, दो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। अब इसके बीच में जितना फोर्स होगा, अब सपोज करो आपने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, A एंड B, डिस्टेंस क्या होगा, देख पा रहे हो आप, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया। अब ये जो फोर्स होगा, इफ F1 है और ये फोर्स क्या है, F2, तो F1 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F2। मतलब डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना ज्यादा, डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतना कम। तो ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है।